हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रिवाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सारे ही पर्यावरण सम्मेलन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जहाँ पर भी उनके हेड क्वार्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ा दी है। ठीक है, तो उसके आगे का आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। भारत में कौन कौन से वन्य जीवों से रिलेटेड, प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड संस्थान है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर आज के सेशन में देखने को मिलेंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से हम लोग करने वाले हैं। बेसिक से धीरे धीरे हम लोग लेवल अपना इंक्रीज करेंगे। सबसे पहली बात कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन वापस रिटर्न नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस जो होती है वो अपना घेरा बना लेती है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए एक ऐसा गोला बना हुआ है जिसकी वजह से जो किरणें हैं वापस से परावर्तित नहीं हो पा रही है। यदि आप इसे पृथ्वी की लेयर मान लें, इसे आप सूरज मान लें, ठीक है, बेसिक सा डेफिनेशन है। यहाँ से किरणें आ रही है, किरणें आ रही है, पृथ्वी तक पहुँच गई, पृथ्वी की लेयर को क्रॉस करके अंदर तक आ गई। लेकिन ये जो हमारी ये जो गैसेस है, CO2 गैसेस हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ये गैसेस क्या करती, वापस नहीं जाने देती। ठीक है, जो पृथ्वी पर जो भी सूर्य की किरणें आई है उसकी गर्मी को पृथ्वी के अंदर ही रहने देती, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य है। तो ऐसा माना जाता है कि 33% पर तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी भी 22 के आसपास ही चल रहा है। 33% अभी तक हम लोग टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। ये राष्ट्रीय वन नीति बोलती है कि इतने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक प्रकार की पर्यावरण योजना है। ठीक है, जैसे ग्रीन ओलंपियाड भी एक तरीके से पूछा जाता है। तो ग्रीन ओलंपियाड में क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, तो वो ग्रीन ओलंपियाड होता है। और ऐसे ही ग्रीन पीस क्या है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक योजना यहाँ पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा करना। सुंदरलाल बहुगुणा आपको याद आ गया होगा, उत्तराखंड आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अगला है, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। देश का मतलब पूरे भारत का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश का कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, जहाँ पर बच्चों को पर्यावरण की, जहाँ पर लोगों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, ये केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये केंद्र हमारा अहमदाबाद में स्थित है। 2 पॉइंट यहाँ पर हो गए, चीज़ों को नोट डाउन करते हुए आप लोग चलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर बच्चों को वनों के बारे में जागरूकता दी जाती है, तो ऐसी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऐसी एकेडमी हमारी देहरादून में स्थित है। तो क्या क्या 3 चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी? पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, पारिस्थितिकी जो है उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, ऐसा हमारा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको बेंगलोर ना दे, सिर्फ कर्नाटक दे दे, सिर्फ राज्य का नाम दे दे, तो आपका वो आंसर भी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, और भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, जहाँ पर पर्यावरण के बारे में शिक्षा दी जाती है, ये अहमदाबाद में स्थित है। क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, वो भी हम लोग करेंगे। भारत का पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो पर्यावरण अनुसंधान फिर आपका नागपुर हो जाएगा, और आपसे पर्यावरण शिक्षा पूछ ले तो आपका पर्यावरण शिक्षा अहमदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। पूरे देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर कर्नाटक में, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण 3 से 4 चीज़ें होती है जो याद करके ही जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मधुमक्खी दिवस होता है, 20 मई को मनाया जाता है, ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं, पर मेन ये हमारे 4 होते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा जो है देहरादून में है। ठीक है,
भारतीय वन सर्वेक्षण जो है इसका है कहाँ पर है? देहरादून में, जहाँ पर इंदिरा गांधी है। वहीं पर इंदिरा गांधी क्या करते थे? वनों का सर्वेक्षण करते थे। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसे याद करने के लिए बता रही हूँ बस। इंदिरा गांधी क्या करती थी? वनों में घूमती थी, वहाँ का सर्वेक्षण करती थी। तो दोनों ही कहाँ पर है? देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? वनों से रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट करना, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बोले आपसे तो प्रबंधन के लिए आप कहाँ पर लगाएंगे आंसर? भोपाल में लगाएंगे। और वन सर्वेक्षण, जहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो इंदिरा गांधी वाला कहाँ पर? इंदिरा गांधी कहाँ की है? देहरादून के। वन सर्वेक्षण कहाँ पर होता था? देहरादून में होता था। एक बार और एक काम करते, पूरा रिवाइज करवा देती हूँ, बिना देखे हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते सारे ही शहरों के नाम। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहली जो हमने शुरुआत की थी कि पारिस्थितिकी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकी से रिलेटेड। तो पारिस्थितिकी वाला सबसे पहले हमने पढ़ा था बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ये पारिस्थितिकी बात हो गई। दूसरा हम लोग बात करते पर्यावरण शिक्षा केंद्र। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा का कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, शिक्षा का कहाँ पर है? पर्यावरण की शिक्षा कहाँ पर दी जाती है? अहमदाबाद गुजरात में दी जाती है। फिर इंदिरा गांधी केंद्र कहाँ पर है? इंदिरा गांधी वानिकी केंद्र, जो कि किस मार्च को मनाया जाता है? वानिकी दिवस देहरादून में मनाया जाता है। ठीक है, देहरादून में इसका केंद्र है। इंदिरा गांधी कहाँ की है? देहरादून में। क्या करते थे वो? वनों का सर्वेक्षण करते थे। तो इंदिरा गांधी वानिकी केंद्र और साथ ही वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले वनों का प्रबंधन कौन करता है, तो वनों का प्रबंधन भोपाल करता है। ठीक है, वनों का प्रबंधन करने का कार्य किसको सौंपा गया? भोपाल को सौंपा गया। फिर आपसे यूं पूछ ले कि पर्यावरण, वो पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल में था, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, आगे आएगा ये। पर पर्यावरण अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो नागपुर महाराष्ट्र। और आपसे यूं पूछ ले कि वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? एक बार और लास्ट में रिवाइज करके ही सेशन को ओवर करेंगे, ताकि आज का आपका जो 30 मिनट का हम लोगों ने टाइम लिया है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण की प्रक्रिया में CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि पौधे यदि ऑक्सीजन लेने लगे तो वो CO2 रिलीज कर देंगे, फिर पूरे वातावरण में CO2 ही फैल जाएगी। तो पौधे क्या करते हैं? CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ह्यूमन मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? श्वसन प्रक्रिया, रिस्पायरेशन प्रोसेस यहाँ पर कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? इन सभी के द्वारा वायु प्रदूषण यहाँ पर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वजह से यदि वातावरण में इस गैस की अधिकता हो जाती, श्वसन क्रिया हमारी प्रभावित होगी, साथ में पौधों की गति भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। पौधों की जो साइज होती है वो सिकुड़ जाती है, पौधों की पत्तियाँ जो होती है मुरझा जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, वैसे यहाँ पर CO की अधिकता से, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से पौधों की गति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट होती है। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रकार के प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। शॉर्ट में इसे BOD बोला जाता है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऐसे ही हमारा COD भी होता है। तो यहाँ पर BOD की बात की गई है। BOD क्या करता है? पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करता है कि ये पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, क्या ये जीवधारियों के रहने लायक है, पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनके लायक है, क्या ये पीने लायक है, पीने लायक बनाना है तो इसमें ऑक्सीजन की कितनी और मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये चीज़ कहलाती है बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये किसके लिए होती है? जल प्रदूषण में जो प्रदूषण की मात्रा है उसको मेजर करने के लिए की जाती है। ओके, अगला पॉइंट है परा एक्सीटर्नल, यहाँ पर नाइट्रेट क्या है? PAN क्या है? तो एक प्रकार का ये वायु प्रदूषक है, वायु प्रदूषण इससे होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो मैं आपको बता रही थी, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा जो कौन करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है, जो कि हमारे पृथ्वी पर 4 मंडल होते हैं तो उसमें पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है, 78% के लगभग पाई जाती है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला होता नहीं है, आकाश काला होता है, लेकिन प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि सारी किरणें जब परावर्तित हो जाती है तो फिर वो एक नीला रंग हो जाता है, जिसकी वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देने लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, वापस से याद कर लो, इंदिरा गांधी वानिकी केंद्र देहरादून में है। देहरादून में ही वन सर्वेक्षण कार्यक्रम, वन सर्वेक्षण का जो हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून से रिलेटेड सारी चीज़ें उत्तराखंड में जो है याद हमें हो चुकी है। और अगला है, भारत सरकार के द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पूरे भारत को एक कानून के दायरे में लाने की बात कब की गई थी? 1980 में की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1980 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो हेडक्वार्टर है ये नैरोबी केन्या में है। आपको पता होगा तो 1972 में, जो कल हम पढ़े थे, 1972 में हमारा जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसकी 10वीं वर्षगांठ, मतलब 10 साल के बाद 1982 में जो है नैरोबी केन्या में एक और समिति हुई थी, एक और उसकी 10वीं वर्षगांठ जो स्टॉकहोम सम्मेलन की मनाई गई थी और वहीं पर जो है UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। 105 देश के लगभग इसका हिस्सा बने हुए हैं। अगला है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो फोटोकॉपी मशीन से जो O3 गैस होती है, ओजोन गैस जो होती है वो निकलती है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर जो है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो है उससे हमारी रक्षा करती है। विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड जो है उसका जो सिम्बोल है, मैं आपको बोल भी रही थी उस दिन कि आप ये जो प्रोटोकॉल्स, पर्यावरण सम्मेलन वगैरह याद कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप क्या करो, इनके सिंबल भी देखते जाओ। इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें सिंबल से पढ़ाई थी। आपने वहाँ पर देखा होगा WWF वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व वन्य जीव कोष के बारे में हमने बात करी थी, तो वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट पैंडा बना हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पैंडा। किस पशु को लिया गया? पैंडा को लिया गया, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऐसा नहीं कि टाइगर अधिक है यहाँ पर इसलिए, बस यहाँ पर टाइगरों की सुरक्षा अच्छे से की जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के उपनाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। वन महोत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो KM मुंशी के द्वारा जो है वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। अगला है, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष जो है हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किसी भी देश को, किसी भी राज्य को कोई भी राशि चाहिए तो उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, वहाँ से आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की प्रमुख भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है, यही जलवायु परिवर्तन, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप बोलते हैं, जो हमारा वातावरण इतना ज़्यादा गर्म होता जा रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये कारक होता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन परत को कौन सी गैस से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, CFC जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी वजह से होता है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो किस गैस का संयुक्त रूप है? तो देखो CFC में ही नाम छुपा हुआ है। क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये कार्बन। क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन और C मतलब कार्बन। तो CFC किसका संयुक्त रूप है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। भूतल पर CFC का प्रयोग, हम लोग CFC यूज़ कहाँ करते हैं? जब इतना पता है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आती है, जलवायु में इतना परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं? कहाँ पर हम लोग इतना यूज़ करें? तो हमने देखा है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, वातानुकूलित यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं, हेयर स्प्रे में भी यूज़ होता है, शेविंग क्रीम में इसका यूज़ होता है, स्प्रे कन डिस्पेंसर्स जो होते हैं उसके अंदर इसका यूज़ होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जो गोरा करने वाली बहुत सारी चीज़ें, क्रीम्स वगैरह आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, उन सब में सारी गैसेस का प्रयोग होता है, जो कि पर्यावरण को क्या कर रही है? बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन 34 आपसे ये पूछना चाहता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघलने लगे, जो ग्लेशियर्स हैं जमे हुए उनका पिघलना स्टार्ट हो गया, तो समुद्र में क्या हो रहा है? पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, इससे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा खतरा बना हुआ है।
भारत में वृक्षों का आदमी किसे के नाम से जाना जाता है? तो वृक्षों के आदमी के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, कनेक्टेड टू चिपको आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जो कि हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, वहाँ पर आप बहुत सारी अलग अलग पशुओं की प्रजातियाँ, पक्षियों की प्रजातियाँ, पौधों की प्रजातियाँ, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो वन होते हैं वहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब एक और है टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में ये स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है हमारा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हमारा मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? क्योंकि देखो आज की सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है ना कि पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ चीज़ें ना थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाने वाली है। तो भविष्य में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत आगे चल रहा है, उसने हाइड्रोजन के व्हीकल भी बना दिए। हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे पेट्रोल गाड़ी में जब पेट्रोल का यूज़ होता है तो वहाँ से धुआं निकलता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है, लेकिन जब भी हाइड्रोजन जलता है तो ये पानी रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का रक्षा कवच के रूप में किसे जाना जाता है? पर्यावरण के रक्षा कवच के रूप में ओजोन परत को जाना जाता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है पर्यावरण में हमारे जितने भी विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त होने वाली है या फिर विलुप्त हो चुकी है, उसके बारे में सारी जानकारी हमारी रेड डाटा बुक के अंदर रहती है। तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति से संकट के ग्रस्त जो जीव हैं उससे यहाँ पर कनेक्टेड है। अब आपसे पूछा गया सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरीके से आपसे एलपीजी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एल फॉर लिक्विफाई, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में माना जाता है? 65 डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण हम लोग मानते हैं। और हार्मफुल कितना होता है? 80 से ऊपर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, 85 तक तो मृत्यु हो जाती है। 80 से ऊपर 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण यदि होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, जल प्रदूषण को मापने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? अभी हम लोग देखे थे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का प्रमुख कारण क्या है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर के जब कण जो है ऑक्सीजन से मिलते हैं फिर वो पानी से क्रिया कर लेते हैं तो वो अम्लीय वर्षा का कारण यहाँ पर बन जाते हैं। तो ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण यहाँ पर अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थापित होते हैं? तो जो सबसे बाह्य मंडल होता है वहाँ पर मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को स्थापित किया जाता है, बिल्कुल बाहर की ओर, पृथ्वी से बाहर की ओर। चलिए, तो आज के सेशन में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी थी, लेकिन उससे पहले सेशन को ओवर करने से पहले हम लोग थोड़ी से यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे कि एक बार मैंने आपको यही चीज़ पढ़ाई थी, जैसे कि हमने देखा एसिड रेन जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? हमारा जो एसिड रेन होता है, जो ताजमहल पीला पड़ रहा है उसके पीछे एसिड रेन है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। ये आता कहाँ से है? कैसे? सल्फर जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वातावरण में जो प्रदूषक गैसों के अंदर आती है, जब ये ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करती है तो ये 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु बनाती है। देखो कैसे बना, ये केमिस्ट्री की थोड़ी सी कहानी रहेगी यहाँ पर। सल्फर के कितने अणु हैं? ठीक है, SO2 जो है, जब यहाँ पर SO2 के 2 अणु जो है O2 से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर 2SO3 बन जाएगा, मतलब सल्फर के 2 अणु, ये सल्फर के 2 अणु हो गए। 2 इंटू 2 मतलब ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए, और ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। 2 यहाँ पर बैठे हुए हैं और 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 बैठे हुए, तो टोटल कितने हो गए? 3 इंटू 2 6 हो गए। देखो इक्वेशन भी मैं इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है कभी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो वापस से यहाँ पर लिख रही हूँ। SO2 जो है, इसके 2 अणु जब O2 से क्रिया करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 अणु यहाँ पर बनते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड का एक अकेला अणु भी वातावरण में जो पानी है उसके संपर्क में आ जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर बना देता है। कैसे कैसे बनाता है वापस से समझ लेंगे। H2, पानी के कितने अणु हैं? 2 अणु, ये H2 हो गया। O अकेला एक यहाँ पर है, और यहाँ पर O के कितने अणु हैं? 3 है, और S अकेला, ये देख लो आप, ये हो गए टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। वापस से लिख रही हूँ, बिना किसी काउंटिंग के लिखूंगी ताकि आप लोग इसे क्या करना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
SO2 के 2 अणु जब O2 से क्रिया करेंगे तो 2SO3 बनेगा। SO3 का एक अकेला अणु जब पानी की बूंद के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, तो ये H2SO4 हमारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको सारे जो केंद्र हैं उनको रिवाइज करवा देती हूँ। अगर हमसे पूछ लिया जाए पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है, कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर वहाँ पर बेंगलोर हो जाएगा। अगर आपसे बोले पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इंदिरा गांधी केंद्र कहाँ पर स्थित है या फिर वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर देहरादून हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र हमारा नागपुर में स्थित है। अगर मैं पूछ लूँ वनों का प्रबंधन, वनों का मैनेजमेंट का कार्य किसको सौंपा गया है, तो भोपाल को सौंपा गया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी क्लास में भोपाल के भी हैं, उन भोपाल वाले बच्चों को पर्यावरण का, वनों का प्रबंधन करने का सौंप दिया गया है। फिर हमने देखा बायो पार्क कहाँ पर है, तो बायो पार्क हमारा लखनऊ में है। ठीक है, आई थिंक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है, फिर भी कोई छूट गई होगी तो आप वीडियो में देख लेना। ठीक है, आई थिंक 6 से 7 ही केंद्र हमने पढ़े थे और 6 से 7 ही केंद्र को हमने रिवाइज कर लिया था। और एक बार और सल्फर डाइऑक्साइड की इक्वेशन देख लो, SO2 + O2 अगर अणु मिल गए, 2SO2 और O2 मिल गया तो 2SO3 यहाँ पर बन जाएगा। SO3 का एक अणु भी यदि पानी के साथ क्रिया कर जाए तो H2SO4 बन जाता है, और यहीं से सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर अपनी एसिड रेन जो है स्टार्ट कर देता है, अम्ल वर्षा यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं 2 बजे के सेशन में, जिसमें हम लोग संस्कृत कंप्लीट करेंगे। 3 बजे के सेशन में हम लोग इंग्लिश के कुछ अच्छे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। शाम को 6 बजे वाले सेशन में आपकी CDP की क्लास होगी, और आपको एक टेस्ट मिलेगा रात को 9 बजे, वो आपको आपके नंबर पर भेजा जाएगा। 8770803840 से आपको एक मैसेज आने वाला है, जिसमें एक आपका एक टेस्ट आने वाला है। इससे प्रीवियस में भी हम लोग एक टेस्ट कंप्लीट किए थे, 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे। अगेन उसी तरीके का एक टेस्ट रहेगा, जो भी एक प्रीवियस सेशन हमारे ऊपर हमने कंप्लीट किए हैं पर्यावरण के ऊपर, उससे रिलेटेड आपका सेशन रहेगा। तो रेडी रहें रात को 9 बजे। ठीक है, 9 बजे टेस्ट आपका रहेगा, फिर मॉर्निंग में उसका डिस्कशन रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।